हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष सिंह, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष टेक्निकल क्लास से। तो आज हम आपके लिए फिर लेके आए हैं सिविल इंजीनियर की गुप्ता एंड गुप्ता बुक की क्विज, जो कि इंजीनियरिंग के लिए वेरी 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 इम्पॉर्टेंट बुक है गुप्ता एंड गुप्ता। तो इसके पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं कि एसएससी जेईई और अदर एग्ज़ाम के लिए बिल्डिंग मटेरियल का वेटेज कितना है। तो हम बिल्डिंग मटेरियल का क्विज कराने वाले हैं। इसके पहले हम बिल्डिंग मटेरियल का क्विज 1 to 20 तक करा चुके हैं, जो कि पहले वीडियो में है। अगर आप लोग उसको ना देखे हो तो सबसे पहले पहला वीडियो देखें और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि वैसा वीडियो आपको मिलती रहे। और उसमें कुछ कमी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम मेरा अगला क्लास या वीडियो जो आएगा उसमें हम कुछ सुधार करके वीडियो बना सके। तो आज का मेरा टारगेट रहेगा 21 to 50 क्वेश्चन। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। तो ये बोल रहा है भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले अच्छे पत्थर की क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। मेरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 500, दूसरा है 100 मेगापास्कल, तीसरा है 150 मेगापास्कल और चौथा है 200 मेगापास्कल। तो मेरा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 100 मेगापास्कल। 100 मेगापास्कल इसके हम 100 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर भी बोल सकते हैं। और इसका मेरा दूसरा होता है, जो कि पेपर में आता है, 1000 kg प्रति सेंटीमीटर क्यूब भी इसे हम बोल सकते हैं। 1000 kg प्रति सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं और 100 मेगापास्कल भी बोल सकते हैं। ये दोनों मेरा क्वेश्चन में पेपर में आता है। तो हम इसके आगे बताने वाले हैं कुछ अदर स्टोन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो कि हमारा अदर स्टोन है। तो हम बता देना, सबसे पहला हमारा है नीस का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 2100 से 2200 kg प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और उसके बाद बेसाल्ट हमारा है, बेसाल्ट का हमारा है 1500 से 1800 kg प्रति सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद स्लेट है, तो हमारा स्लेट का हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 700 से 2100। इसका स्ट्रेंथ होता है 700 से 2100 kg प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और ग्रेनाइट का होता है 700 से 1350 kg प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और मार्बल का होता है, मार्बल का हमारा होता है 700 से 1200 kg प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद सैंडस्टोन का होता है, 640 kg प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 640 kg प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद हमारा आता है लाइमस्टोन का हमारा होता है, लाइमस्टोन का 540 kg प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका सेल का होता है 300, सेल का होता है 300 से 350 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। उसके बाद हमारा होता है लेटेराइट का सबसे कम होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 18 से 32। इसका होता है 18 से 32 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि यूनिट का विशेष ध्यान दें, सब kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन लाइज बिटवीन। तो ये बोल रहा है भवन निर्माण में प्रयुक्त पत्थरों का अपेक्षित घनत्व गुणांक कितना होना चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन है 1.5 से 2, दूसरा ऑप्शन है 2 से 2.5 तक, तीसरा ऑप्शन है 2.5 से 3 तक और चौथा ऑप्शन है हमारा 3 से 3.5 तक। इसका सही आंसर है
2.5 से 3 तक। इसका सही आंसर सी वाला है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेलिंग हैमर इज यूज्ड फॉर। स्पेलिंग जो हैमर होता है का प्रयोग होता है किस लिए? पहला ऑप्शन ड्राइविंग वुडन हेडेड चीजल के लिए, रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन के लिए, कार्विंग ऑफ स्टोन के लिए, ब्रेकिंग स्मॉल प्रोजेक्शन ऑफ स्टोन के लिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी है, जो कि रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन के लिए। इसका रफ ड्रेसिंग के लिए इसका स्पेलिंग हैमर का यूज करते हैं, जो कि हार्ड पत्थरों का ड्रेसिंग करने के लिए यूज करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्रॉस कट सा इज यूज्ड फॉर। तो इसमें बोल रहा है तिरछी कट के लिए कट आदि का प्रयोग होता है कहाँ? तो इसका ऑप्शन है ए कटिंग सॉफ्ट स्टोन, दूसरा है कटिंग हार्ड स्टोन, और तीसरा है कटिंग लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन, और फिर चौथा है ड्रेसिंग स्टोन। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी कटिंग हार्ड स्टोन। ऑप्शन बी इसका सही होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सैप वुड कंसिस्ट ऑफ। तो 25वां बोल रहा है ये जो सैप वुड में होता है क्या? इनर, तो ऑप्शन पहला इनर मोस्ट एनुअल रिंग अराउंड द पिथ, दूसरा है पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हार्टवुड एंड कैम्बियम लेयर, और सी वाला है थिन लेयर बिलो द बार्क, डी थिन फाइबर विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द पिथ आउटवर्ड एंड होल्ड्स द एनुअल रिंग टुगेदर। तो इसका सही आंसर होगा, हमारा सही आंसर 25वें का बी वाला है। बी वाला है पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हार्टवुड एंड कैम्बियम लेयर। तो हम देखते हैं हार्टवुड कैम्बियम लेयर या सैपवुड क्या होता है हमारा, तब देखते हैं। तो यहाँ पे है हमारा, सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें ये जो है ये दिख रहा है आपको, ये लकड़ी का कटा हुआ भाग है इसके। तो सबसे पहला भाग होता है, पहला सरफेस का भाग होता है, सबसे पहला भाग होता है आउटर बार्क या कोर्टेक्स। तो आउटर बार्क पहले भाग को बोलते हैं। उसके बाद उसके दूसरे नंबर के भाग को हम बोलते हैं इनर बार्क, जो कि यहाँ पे है। इनर बार्क हमारा यहाँ पे तीर के अनुसार बताया गया है। उसके बाद हम बोलते हैं, उसके बाद कैम्बियम लेयर, ये जो हमारा है ये जो हमारा कैम्बियम लेयर इसे बोलते हैं। उसके बाद उसके बाद हार्टवुड किसे बोलते हैं? हार्टवुड देख लीजिए यहाँ पे है। उसके बाद पिथ हमारा लकड़ी वुड के मध्य भाग में जो होता है उसे पिथ बोलते हैं या मेडुला बोलते हैं। इसका डबल नेम है, जो कि पेपर में पूछ लिया जाता है, पिथ भी पूछ लिया जाता है, मेडुला भी पूछ लिया जाता है, इसलिए दोनों याद रखें। उसके बाद सैपवुड हमारा यहाँ तीर के अनुसार दर्शाया गया है। अल्बर्नम भी इसे बोलते हैं। उसके बाद हम बताएंगे आउटर बार्क किसे कहते हैं। यह पेड़ का सबसे बाहरी भाग होता है जिसे हम आउटर बार्क कहते हैं। फिर इनर बार्क, यह इनर बार्क वह बार्क होता है जो कि कैम्बियम लेयर को सपोर्ट प्रदान करता है। कैम्बियम लेयर क्या होता है? कैम्बियम लेयर जो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जो बाद में कठोर होकर सैपवुड में बदल जाता है। और उसके बाद सैपवुड क्या होता है? यह सैपवुड हमारा होता है, यह कैम्बियम लेयर और हार्टवुड के बीच का लेयर होता है। उसके बाद हार्टवुड क्या होता है? हार्टवुड को ही हम ट्रू वुड बोलते हैं। यह पिथ एंड सैपवुड के बीच का लेयर होता है। उसके बाद पिथ किसे बोलते हैं? या मेडुला, जिसे पिथ या मेडुला बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पिथ ये हमारे सेंटर का भाग होता है, एकदम बीच सेंटर का। तो हम यहाँ से आप लोगों को हम बताना चाहते थे कि क्या क्या पार्ट होते हैं लकड़ी वुड के अंदर, कौन कौन सी लेयर होती हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री यील्ड हार्ड वुड। तो 26वां कह रहा है निम्न में से
कौन से पेड़ से कठोर लकड़ी प्राप्त होती है? तो हमारा पहला ऑप्शन है देवदार, सेकंड है चीड़, थर्ड है शीशम और डी है पाइन। तो इसमें से हमें देखना है कौन सा ट्री हार्ड वुड देता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन सी। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि हार्ड वुड कौन कौन से पेड़ देते हैं। तो हार्डवुड हमारे देता है साल देता है, टीक देता है, शीशम, ओक, पॉपुलर, मैपल, नीम एक्सेट्रा, ये सब हार्ड लकड़ी वुड देते हैं। तो हमारा सॉफ्ट देखेंगे, सॉफ्ट देवदार, पाइन, चीड़, केल, यूकेलिप्टस, ईटीसी, ये सब हमारा सॉफ्ट वुड है। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द रेडियल स्प्लिट which are wider on the outside of the log and narrower toward the pith are known as। तो हमारा 27वां बोल रहा है कि इनमें जो है रेडियल स्प्लिट है, बाहर अधिक चौड़ी और गूदे की ओर क्रमशः संकरित बनती जाने वाली आरी दरारों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन है हार्ट शेक, कैप शेक, स्टार शेक, रिंडगाल। तो हमारा ऑप्शन इसमें से सही होगा ऑप्शन सी, स्टार शेक। ऑप्शन स्टार शेक सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ ट्री यील्ड सॉफ्टवुड। बता, ये बोल रहा हूँ 28वां बोल रहा है निम्न में से जोड़ा लकड़ी का जो जोड़ा दिया गया है वुड का, इनमें से सॉफ्ट लकड़ी कौन प्रदान करता है, कौन सा ट्री? तो हमारा पहला है देवदार एंड शीशम, जो कि हम बता चुके हैं देवदार सॉफ्ट है और शीशम हार्ड वुड देता है। तो ये ऑप्शन गलत होगा, चीड़ एंड साल। इसमें से भी हम बता चुके हैं जो कि चीड़ हमारा देता है सॉफ्ट और साल देता है हार्ड। तो ऑप्शन सी है साल एंड टीक। तो हम पीछे सब कुछ बता चुके हैं, साल देता है हमारा हार्ड देता है और टीक देता भी है हार्डवुड। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, जो कि चीड़ एंड देवदार दोनों सॉफ्ट वुड देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टिम्बर इज सुटेबल फॉर मेकिंग स्पोर्ट गुड। 29वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा वुड सुटेबल होगा, सुटेबल अच्छा होगा स्पोर्ट के लिए। तो हमारा ऑप्शन है मलबेरी और दूसरा महोगनी और तीसरा साल और चौथा देवदार। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, जो है मलबेरी। मन सहतूत होता है, ये लकड़ी बहुत ही मजबूत और हल्का होता है ताकि खेलने में आसानी हो, इसलिए इसका प्रयोग हम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा स्टेटमेंट दिया गया है शीशम इज यूज्ड फॉर डेकोरेटिव वर्कवुड। शीशम, ये स्टेटमेंट दिया गया, हमें चूज करना है कौन सा सही है। शीशम साज सज्जा के लिए उपयुक्त है। और दूसरा है हमारा स्टेटमेंट शीशम कैन बी पॉलिश्ड टू एन एक्सीलेंट फिनिश। शीशम को मतलब जो पॉलिश करने के बाद ये अच्छा मतलब एक्सीलेंट दिखता है। तो दे सेलेक्ट योर आंसर अकॉर्डिंग टू द कोडिंग सिस्टम गिवन बिलो। ए तथा दो जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन हमारा ए है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी वाला है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल। डी वाला है ए इज फॉल बट आर इज ट्रू। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा ए वाला। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम ए वाला सही होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिशेस ऑफ ड्राई रोट इन टिम्बर इज केस्ड बाई। तो हमारा ये बोल रहा है इमारती लकड़ी में शुष्क सड़न का रोग हो जाता है कहाँ? लैक ऑफ वेंटिलेशन,
alternate wet and dry condition, complete submerge in water, none of the above। इनमें से हमारा ऑप्शन ए वाला सही होगा, लैक ऑफ वेंटिलेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाईवुड हैज द एडवांटेज ऑफ। प्लाईवुड का लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है? तो ऑप्शन हमारा पहला है ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ इन लॉन्गर डायरेक्शन, बी वाला है ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ इज शॉर्टर डायरेक्शन, सी वाला है सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन, और डी वाला है नॉन ऑफ द एबव। तो हम देखते हैं इनमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। हमारा ऑप्शन इसमें से सी सही है, इस सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन। जो हमारा प्लाईवुड है, जो टेंशन स्ट्रेंथ देता है सेम डायरेक्शन में बराबर देता है सभी तरफ, इसलिए इसका यही लाभ एडवांटेज है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम। तो ये कह रहा है निम्न में से किस दिशा में इमारती लकड़ी की शक्ति सबसे अधिक होती है, किस दिशा में? तो इसमें ऑप्शन है पैरेलल टू ग्रेन्स, और बी वाला है 45 टू ग्रेन्स, और सी वाला परपेंडिकुलर टू ग्रेन्स, और डी वाला है हमारा सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ए वाला है समान पैरेलल टू ग्रेन्स, दोनों समांतर में दोनों तरफ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन द मॉइस्चर कंटेंट इन अ वेल सीजन टिम्बर इज। हमारा ये बोल रहा है मॉइस्चर जो लकड़ी होती है आर्द्रता उसमें कितनी होती है, मतलब नमी कितनी होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन है यहाँ ए वाला 4% से 6%, और बी 10% से 12%, और सी 15% से 20%, और डी 100%। हमारा ऑप्शन इसमें से सही होगा 10% से 12%। 10% से 12% मॉइस्चर होने पर ये मजबूत ये वुड जो होती है सबसे मजबूत दशा में होती है, और 0% होने के अगर लोग बोलते हैं 0% इसमें नमी नहीं, अगर 0% उसमें नमी नहीं होगी तो वो किसी काम की वुड नहीं होगी, क्योंकि उसमें सड़न पैदा हो जाती है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, द ट्रंक ऑफ ट्री लेफ्ट आफ्टर कटिंग ऑल द ब्रांचेज इज नोन एज। तो हमारा 35वां बोल रहा है सभी शाखाओं को काट डालने के बाद शेष बचे पेड़ के तने को क्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन है लॉग, पहला ऑप्शन है लॉग, दूसरा है बैटन, तीसरा है फ्लैंक, और चौथा है बल्क। तो हमारा ऑप्शन है ए, हमारा ऑप्शन ए सही है, इसे लॉग बोलते हैं। ऑप्शन 35वां का ए सही है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एज ऑफ अ ट्री कैन बी नोन बाई एग्जामिनिंग। तो हमारा ये पेड़ की आयु या उम्र की जानकारी कैसे लेते हैं हम? तो हम देखते हैं। हमारा ऑप्शन है पहला ऑप्शन कैम्बियम लेयर के द्वारा, दूसरा एनुअल रिंग के द्वारा, तीसरा है मेडुलरी रेस के द्वारा, चौथा हार्डवुड के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन इनमें सही होगा एनुअल रिंग के द्वारा। एनुअल रिंग के द्वारा हम पता करते हैं कि हमारा ये ट्री है कितना पुराना है, इसकी एज कितनी है, एनुअल रिंग के द्वारा। तो 36वां का हमारा सही होगा ऑप्शन बी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाईवुड इज मेड बाई बॉन्डिंग टूगेदर थिन लेयर्स ऑफ wood in such a way that the angle between grains of any layer to grains of adjacent layer is। हम देखते हैं इसमें हमारा ऑप्शन है ए वाला 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री, और ऑप्शन सी है 45 डिग्री, और ऑप्शन डी है 90 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ऑप्शन डी वाला 90 डिग्री होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लाईवुड। तो प्लाईवुड जो वुड है हमारी है क्या है कि मतलब क्या है? ए हमारा ऑप्शन हैज़ गुड स्ट्रेंथ अलोंग द पैनल ओनली, ऑप्शन बी है कैन बी स्प्लिट इन द प्लेन ऑफ द पैनल, और सी वाला है हैज़ ग्रेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस टू ब्लोज देन ऑर्डिनरी वुड, और डी वाला है कैन नॉट बी बेंट मोर इजिली देन ऑर्डिनरी वुड ऑफ सेम थिकनेस। तो हमारा ऑप्शन इसमें से सही होगा, इसमें से हमारा ऑप्शन सही होगा सी कह रहा है कि साधारण जो वुड होती है, लकड़ी होती है, साधारण वुड होती है, वह साधारण वुड जो होती है
की तुलना में ये हमारा प्लाईवुड अधिक आघात झेलने में सक्षम होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द practical limit of moisture content achieved in air drying of timber is। तो 39वां कार्य जो हमारी इमारती लकड़ी है वो वायु से सूखने में प्राप्त होने वाली जो ये मतलब आर्द्रता या नमी होती है कितनी कितनी रहती है। तो हमारा ऑप्शन है 5%, दूसरा ऑप्शन है 15% और तीसरा ऑप्शन है 25% और चौथा ऑप्शन है हमारा 35%। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी 15%। तो हम पीछे देखें कि हमारा नॉर्मल जो लकड़ी का स्ट्रेंथ चाहिए वहाँ हमारा आर्द्रता या नमी होनी चाहिए 10 से 12%, लेकिन यहाँ कंडीशन देखे पूछ रहा है कि हमारा कितनी एयर ड्राई में कितना प्रैक्टिकल करके देखा गया कितना नमी रहता है, तो 15% होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्लास टिम्बर हैज़ एन एवरेज लाइफ। ये बोल रहा है जो फर्स्ट क्लास की टिम्बर होती है उसका जीवन काल कितना होता है। पहला है लेस देन 1 ईयर, दूसरा है 1 से 5 ईयर, और तीसरा ऑप्शन है 5 से 10 ईयर, और चौथा ऑप्शन है मोर देन 10 ईयर। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा डी, मोर देन 10 ईयर, 10 ईयर से अधिक इसका जीवन काल होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फर्स्ट क्लास ब्रिक व्हेन इमर्ज्ड इन कोल्ड वाटर ऑफ 24 आवर्स शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन। तो ये बोल रहा है 41वां हमारा बोल रहा है प्रथम श्रेणी की ईंट को जब हम ठंडे पानी में 24 घंटे के लिए डुबा देते हैं तो ये फर्स्ट क्लास की ब्रिक कितने % से अधिक पानी नहीं अब्जॉर्ब करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन 1 15, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी है हमारा 22% और ऑप्शन डी है हमारा 25%। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन बी 20% से अधिक नहीं सोखना चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक। तो हम बताएंगे इसमें ब्रिक कितने क्लास की होती है। फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है, सेकंड क्लास की ब्रिक होती है, थर्ड क्लास की ब्रिक होती है। तो हम बताएंगे कितना कितना कौन कौन सी ब्रिक कितना कितना वाटर एब्जॉर्ब करती है। यहाँ बता दो फर्स्ट क्लास की ब्रिक कितना वाटर एब्जॉर्ब करती है। 20% से अधिक वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट क्लास की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हम बता दें 105 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। और फिर हम देखते हैं सेकंड क्लास की ब्रिक की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा 70 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। यह पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए 22% से अधिक। तो हम थर्ड क्लास की ब्रिक देखते हैं। तो हमारा थर्ड क्लास की ब्रिक का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 35 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह वाटर एब्जॉर्ब इससे अधिक कर सकता है। तो थर्ड क्लास की ब्रिक 25% से अधिक वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो फोर्थ क्लास की ब्रिक पे हम चलते हैं। फोर्थ क्लास की ब्रिक को ओवरब्रेंड ब्रिक या झामा ब्रिक भी बोलते हैं, और इसका वाटर एब्जॉर्प्शन 10% से अधिक नहीं होता है, क्योंकि यह फोर्थ क्लास की ब्रिक ओवरब्रेंड में ज़्यादा जल जाने के कारण इसका जो शेप होता है स्मूथ हो जाता है, सरफेस स्मूथ हो जाता है। इस कारण ये पानी का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं कर पाता है। तो हम यहाँ बताएं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास की ब्रिक कितना वाटर एब्जॉर्ब करेगा और कितना इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा। तो हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। तो ये हम बता चुके हैं, पीछे ही बता चुके हैं आपकी फर्स्ट क्लास ब्रिक की कंप्रेसिव या क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना से ज़्यादा कितना होता है। तो हम इसको पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं। तो इसका है 10.5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी वाला।
चाहे इसे 10.5 न्यूटन प्रति एम स्क्वायर बोल सकते हैं या तो 105 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। और न्यूटन प्रति एम स्क्वायर को मेगा पास्कल कभी कभी 10.5 न्यूटन प्रति एम स्क्वायर दिया जाता है और कभी कभी 10.5 मेगा पास्कल दिया जाता है और कभी कभी 105 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर भी दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन अ गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन। तो हमारा 44वां क्वेश्चन बोल रहा है एक गुड ब्रिक में एल्यूमिना का परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो इसमें परसेंटेज दिया है एल्यूमिना का 5 से 10%, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 20 से 30% और तीसरा ऑप्शन 50 से 60% और चौथा ऑप्शन 70 से 80%। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा बी वाला, 20 से 30% एल्यूमिना हमारा रहेगा तो वो गुड ब्रिक कहलाएगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ मेक द ब्रिक। तो 45वां बोल रहा है ईंट की जो मतलब ईंट में एल्यूमिना की मात्रा अधिक हो, मतलब एक्सेस हो जाने पे क्या होगा ईंट में। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है, कितना होता है। सॉरी, हम फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ मेक, मतलब ईंट के मिट्टी में एल्यूमिना अधिक होने से क्या होता है। तो हम देखते हैं ऑप्शन इसका, वाटर मोर देन। सॉरी, 45वां का ऑप्शन ही गलत हो गया है। तो इसका हम बता दे रहे हैं आपको 45वां का क्या आंसर होगा। 45वां का हमारा आंसर होगा, मतलब ईंट में एल्यूमिना का एक्सेस होने पर, मतलब अधिक होने पर, जब ईंट सूखती है, हमारा ब्रिक जब सूखती है तो इसमें दरारें और विकृति उत्पन्न कर देती हैं और इनमें कोरें होती हैं, बारीक होती हैं, वो स्ट्रेट नहीं होती हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ऑप्शन ही गलत हो गया है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉमिनल साइज ऑफ द मॉड्यूलर ब्रिक इज। तो ये मॉड्यूलर साइज पूछा है ब्रिक की। तो हमारा इसमें ऑप्शन है 190 mm इंटू 90 mm इंटू 80 mm। अब बी वाला 190 mm इंटू 190 mm इंटू 90 mm, 200 mm 100 mm 100 mm, और डी वाला 200 mm इंटू 100 mm। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी 200 mm इंटू 100 mm इंटू 100 mm। तो इसमें आप लोगों को बताएंगे कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। पेपर में क्वेश्चन आता है साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक ऑब्लिक मॉड्यूलर ब्रिक। तो इसका या 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर या 19 × 9 × 4 सेंटीमीटर हो सकता है। नॉर्मल साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक एंड मॉड्यूलर ब्रिक, तो 9 × 9 × 9 सेंटीमीटर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे ऐसे भाषाओं में पूछता है। फिर नीचे देखते हैं नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक ऑब्लिक मॉड्यूलर ब्रिक, तो 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर, मतलब 200 mm 100 mm 100 mm भी बोल सकते हैं। इधर 190 mm 90 mm 90 mm भी बोल सकते हैं। नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक मॉड्यूलर ब्रिक 20 mm इंटू 10 mm, सॉरी 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया इसके लिए सॉरी। उसके बाद हम चलते हैं 48, एक्सेस ऑफ सिलिका इन ब्रिक अर्थ रिजल्ट। 48वां हमारा है ईंट बनाने में सिलिका की मात्रा अधिक होने से ब्रिक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन है क्रैकिंग एंड वार्पिंग ऑफ ब्रिक, बी वाला लॉस ऑफ कोहेजन, सी वाला है एनहांसिंग द इम्परमेबिलिटी ऑफ ब्रिक और डी वाला है नॉन ऑफ द एबव। इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन बी, लॉस ऑफ कोहेजन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम यहाँ देख लेते हैं हमारा इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक अर्थ, मतलब ब्रिक में कौन कौन से इंग्रेडिएंट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें IS 2117 के अनुसार इसका हम यूज करते हैं। IS 2117 के अनुसार तो सबसे पहले देखते हैं सिलिका। हमारा
सिलिका की मात्रा होती है 50 से 60%। हम ब्रिक में सिलिका को यूज करते हैं 50 से 60%। और फिर दूसरा आते हैं एल्यूमिना जिसे क्ले भी बोलते हैं, तो इसका यूज हम करते हैं 20 से 30%। और फिर लाइम का यूज हम करते हैं 5 से कम परसेंट, 5% या 5 से कम मात्रा यूज करते हैं एल्यूमिना में। उसके बाद हमारा आएगा आयरन ऑक्साइड Fe2O3। आयरन ऑक्साइड हम 5 से 6% तक यूज करते हैं आयरन ऑक्साइड। उसके बाद हम देखेंगे मैग्नीशियम हम यूज करते हैं 1% या 1% से कम यूज करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे सिलिका ब्रिक में क्या प्रभाव का। सिलिका के द्वारा हम ब्रिक में स्ट्रेंथ प्राप्त करते हैं, सिलिका के द्वारा स्ट्रेंथ प्राप्त होता है। उसके बाद हम देखेंगे एल्यूमिना के द्वारा क्या मिलता है हमें ब्रिक। तो एल्यूमिना के ब्रिक का मुख्य घटक होता है। यह ब्रिक अर्थ को प्लास्टिसिटी प्रदान करता है, और मतलब इसके अधिक होने से, एल्यूमिना के अधिक होने से ईंट में श्रिंकेज, क्रैक तथा वार्पिंग आदि की संभावनाएं बढ़ जाती है। इनके जो किनारे होते हैं शार्प नहीं होती, स्ट्रेट नहीं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। उसके बाद हम लाइम में देखेंगे, यह ब्रिक में गालक का कार्य करता है, फ्लक्स का कार्य करता है, और इसके अधिक होने से ब्रिक ज़्यादा जल जाती है, इसका शेप चेंज हो जाता है और ब्लैक हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे आयरन ऑक्साइड ब्रिक में कलर प्रदान करता है और ये भी फ्लक्स का कार्य करता है। यह ईंट को हार्डनेस तथा इम्परमेबिलिटी भी प्रदान करता है। उसके बाद देखेंगे आयरन ऑक्साइड के अधिक होने से हमारा जो ईंट होता है वो कलर चेंज हो जाता है, येलोविश हो जाता है, पीला कलर हो जाता है, येलोविश। उसके बाद हम देखेंगे मैग्नीशिया क्या करता है ब्रिक में। मैग्नीशिया कलर प्रदान करता है येलो। इसके अधिक हो जाने से हमारा ब्रिक का कलर येलो हो जाता है, मतलब पीला हो जाता है। और इसके अधिक हो जाने से ईंट में क्षरण होने लगता है, डीके होने लगता है और कलर ज़्यादा पीला हो जाता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम यहाँ बताएं आप लोगों को, यहाँ क्या क्या बताएं, हम बताएं इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक अर्थ। ब्रिक अर्थ में कौन कौन सी इंग्रेडिएंट कितना यूज होता है और इसका कार्य क्या है और इसके अधिक होने से क्या प्रभाव पड़ता है ब्रिक पे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ब्रिक अर्थ enables the brick to retain its shape। ये कह रहा है ब्रिक बनाने में वह कौन सा अवयव है, मतलब वो कौन सा इंग्रेडिएंट है जो ब्रिक को आकार धारण करने में सहायता करता है, मतलब सामर्थ्य होता है। तो हमारा ऑप्शन है एल्यूमिना, सिलिका, आयरन, मैग्नीशिया। तो हमारा 49वां का ऑप्शन होगा बी सही, जो कि सिलिका है। यह सिलिका पीछे बताएं सिलिका स्ट्रेंथ प्रदान करता है, उसके साथ साथ ये शेप में बनाए रखने के लिए उसका हेल्प करता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो इंग्रेडिएंट्स आपको बता चुके हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिव्स अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द यूजफुल एंड हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिस्पेक्टिवली ऑफ अ गुड ब्रिक अर्थ। तो हमारा ऑप्शन है, तो ये कह रहा है 50वां, ये कह रहा है एक अच्छी जो ब्रिक है हमारी मिट्टी, एक अच्छी मिट्टी से बनी ब्रिक उपयोगी तथा अनुपयोगी अवयवों के सही संयोजन में कौन, इसमें जो ऑप्शन है कौन जोड़ता है। तो ऑप्शन हमारा पहला है लाइमस्टोन एंड एल्यूमिना, और दूसरा है सिलिका एंड एल्कलीज, और तीसरा है एल्यूमिना एंड आयरन, और चौथा है एल्कलीज और मैग्नीशियम। तो ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, सिलिका एंड एल्कलीज, ऑप्शन बी। तो दोस्तों हमारा जो आज का टारगेट था 21 से 50 क्वेश्चन, वो टारगेट हमारा पूरा हुआ। तो आप लोग से पूरा वीडियो देखें और अच्छा लगे, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू।